अध्याय 2 है ये, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बाकी कंपनियां भी आती हैं और इनका मेन एक काम होता है भाई कि हमें ट्रेड करना है, यानी हमें व्यापार करना है। अब हुआ ये कि जब ये आए तो आपस में अलग अलग कंपनियां लड़ने के कारण क्या हुआ कि एक दूसरे के से चीजों को बचाने के लिए तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी कि अपना सामान जहां रखते थे उसके आसपास ये किलाबंदी करते थे या फोर्ट बनाते थे। बस इसी से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दूसरा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान के जरिए औरंगजेब ने फरमान दिया या फिर उनसे निकलवा लिया कि भाई आप बगैर टैक्स के, मतलब टैक्स नहीं देंगे, ड्यूटी फ्री काम करेंगे। तो पूरा बंगाल जो है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इनका पैसा कहां से आता है? या तो फिर लैंड रेवेन्यू से आता है या फिर इस तरीके से ट्रेड रेवेन्यू से आता है। अब ये तो रेवेन्यू दे नहीं रहे थे और सबसे बड़ा व्यापार यही कर रहे थे। तो यहां से शुरू हुई प्रॉब्लम, क्योंकि अब बंगाल का टैक्स आना बंद हो गया और इन्होंने देने से भी मना कर दिया। तो ये जो अर्ली 18th सेंचुरी है, जब अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 1700 के आगे की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि जो बंगाल है, बंगाल की बात हो रही है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बंगाल में ही अपने दस्तक दिए थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और साथ में नवाब जो बंगाल के हैं, उनके बीच में हो गई बहुत ज्यादा खटास। ठीक है, लेकिन ये जब तक आपस में भिड़े नहीं, जब तक औरंगजेब रहे, औरंगजेब मुगल एम्परर जब तक रहे तब तक इनके बीच में उस तरीके की चीज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्योंकि अब तो ये सबसे पावरफुल हुए, इसके बाद तो सारे के सारे मुगल एम्परर रहे लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया है, जो बंगाल के नवाब हैं, इन्होंने अपनी पावर दिखाना शुरू किया, या फिर कहें कि इन्होंने अपनी पावर और साथ में ऑटोनॉमी का मतलब यह होता है कि भाई अब हमारा जो क्षेत्र है ये सबसे अलग है और हम यहाँ के पूरी तरीके से कंट्रोलर हैं। ठीक, तो मैंने आपको जो बताया था कि जो मुर्शीद कुली खान है, आपको पिछले बार मैंने आपको इनका चित्र दिखाया था, तो ये मुर्शीद कुली खान हो गए। उसके बाद आए अलीवर्दी खान, जो ये आप चित्र यहां देख रहे हैं, और उसके बाद आए नवाब सिराजुद्दौला। ये तीनों लोग जो हैं, तीनों के तीनों स्ट्रांग थे। स्ट्रांग का मतलब इसमें क्लियर बताया गया है कि ये इनमें से एक भी लचर नहीं था, ये दमदार लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, तीनों की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए साहब, हम आपको कोई कंसेशन नहीं दे रहे, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। साथ में आप जो यहां पर ट्रेड कर रहे हैं ना, एक तो टैक्स तो दीजिए, साथ में आपको देना पड़ेगा ट्रिब्यूट्स, ये जो कंपनी के लिए, क्योंकि आप हमारे इलाके में ऑटोनॉमी इन्होंने साबित कर दी, पावर साबित कर दिया। बोला कि अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो ट्रेड तो देंगे, साथ में आप हमें ट्रिब्यूट भी दीजिए, गिफ्ट भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। साथ में जो अगर ये कुछ कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई कॉइन मिंट करें, मतलब बनाएं, कॉइन ढालना चाहते थे। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चलेगा। और जो आप ये फोर्ट वाला काम कर रहे हो ना, जो किलेबंदी कर रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो किलेबंदी कर रही है, जो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, तीनों ही ने जब आए तो कहना ये सब नहीं करना, नो फोर्टिफिकेशन। इसके अलावा और चीज इन्होंने कहा कि भाई जो ये आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, उसी के कारण जो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, हमारा पैसा कम हो रहा है। और एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोशिश कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख ये है कि वो नवाबों की पावर, उनकी ऑटोनॉमी और उनकी वेलर को अंडरमाइन कर रही है। अंडरमाइन का मतलब यह है कि कम करके आंक रही है, उसकी इज्जत नहीं कर रही है। इसके अलावा टैक्स तो दे ही नहीं रही है। दूसरा लेटर भी लिख रही है इन लोगों को, इनको लेटर भी लिख रही है, यहां पर क्लियर लिखा है राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, मतलब आप बेइज्जत ऐसा लेटर भेज रहे हो जिससे हम बेइज्जत हो रहे हैं। और दूसरा यह है कि बेइज्जती ऐसे नहीं, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, केवल नवाबों को नहीं, केवल इनको नहीं, बल्कि जो इनके लोग हैं, इनके ऑफिशियल्स हैं, इनके अधिकारी, उनको भी। ठीक है जी। अब कंपनी तो तैयार थी, कंपनी क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था, ये तो तैयार थी। इनका ये था भाई ऐसा है, हमको जो अपने सेटलमेंट से ये फोर्टिफिकेशन है इसको बढ़ाना है,
इसको और अपने आप को और काबिज करना है। हमको विलेजेस, या जैसे उनको 3 विलेजेस उन्होंने खरीद लिए थे या उसकी ज़मींदारी खरीद ली थी, हमको और भी विलेजेस चाहिए या बढ़ाने हैं। और दूसरा यह है कि जो फोर्ट हम बना रहे हैं या हमको जो बनाने नहीं दिए जा रहे हैं, हमको और भी फोर्ट बनाते चले जाने। इसके लिए कंपनी तैयार थी। अब ये जो लोग मना कर रहे हैं, मतलब आप देखिए, एक जगह नवाब है वो सब चीजें मना कर रहे हैं, एक जगह ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब कह रही है कि ना हम ये नहीं करेंगे, हम जो आप मना कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो ये तो लड़ाई होने की बात हो गई ना भाई, ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि फाइनली ये खत्म हुआ बैटल ऑफ प्लासी में, यानी पलासी या प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, प्लासी का कारण यही था, प्लासी का कारण यही था। पहले आपको बता दूं क्योंकि बीच में नहीं बता पाऊंगा, प्लासी शब्द कहां से आया है। एक्चुअली ये प्लासी नहीं है, ये था पलाशी। तो ये जिस जगह पे लड़ाई हुई थी ना, इसका नाम था पलाशी। और पलाशी नाम इसलिए था क्योंकि यहां पर एक पलाश का पेड़ मिलता है, मतलब पलाश है, और ये जो पलाश है, PALASH, पलाश है, और ये जो पलाश का पेड़ है इसमें लाल रेड फ्लावर्स होते हैं, और ये जो लाल फ्लावर होते हैं इनसे बनाया जाता है गुलाल। गुलाल यानी कि जो लाल कलर होता है ना, जिसको हम होली में यूज करते हैं। तो इस कारण से ये अंग्रेज बोल तो नहीं पाए पलाशी, वो उसको प्लासी प्लासी बोलते रहे। इसी कारण से आज भी इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लासी की शुरुआत, इसका बैकग्राउंड क्या था। कोई भी लड़ाई जो होती है ना ऐसे नहीं हो जाती, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो अब आपको मैं क्लियर करता हूं कि प्लासी हुई कैसे, क्या हुआ उसके बाद, इसको समझिएगा। देखें, अलीवर्दी खान, मैंने आपको ये बताया, ये अलीवर्दी खान साहब, इनके पहले कौन साहब थे, मुर्शिद कुली खान। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है यहां लिख देता हूं 1756, ये इनकी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद बने नवाब कौन साहब, ये सिराजुद्दौला साहब। लेकिन कंपनी अपना कुछ और चाल चल रही थी। कंपनी चाह रही थी कि हम ये जो, क्योंकि ये भी स्ट्रांग, इससे पहले भी मुर्शिद कुली खान भी स्ट्रांग और सिराजुद्दौला भी दमदार आदमी, इन्होंने कहा यार ये हमारी बात तो मान नहीं रहे, हमें ट्रेड करना है और हमारे जो, हमको ऐसा आदमी चाहिए, यानी हमको एक कठपुतली चाहिए, इनकी जगह पे एक कठपुतली को बिठाना है। कठपुतली मतलब होता है जो किसी की भी इशारों पर नाचे, उसका खुद का कुछ अकल नहीं होती, खुद उसकी समझ नहीं होती। तो वो एक पपेट नवाब चाहते थे, ऐसा नवाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी बात माने, यानी कि उनको ट्रेड में कंसेशन दे दे, या कि मतलब ट्रेड के टैक्स वैक्स में छूट दे दे। दूसरा ये और भी जितने इनको सुख सुविधाएं हैं ट्रेड करने के लिए और वहां रहने के लिए, वो सारी सुविधाएं जो है वो पपेट नवाब इनको दे दे। अब जब इनको सिराजुद्दौला साहब को ये समझ में आया कि यार ये तो बैकग्राउंड में ये खेल खेल रहे हैं, है ना, ये एक तरीके से इसमें लिखा है मेडलिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। इसका मतलब सिराजुद्दौला, ये समझ में आ गया इनको कि हमारे पॉलिटिकल, मतलब हमारे राजनीति में, हमारे कहीं कंट्रोल में ये अपना कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और करने का प्लान कर रहे हैं। बस यहां पर माथा ठनका सिराजुद्दौला साहब का। तो नवाब जो है ये सिराजुद्दौला साहब, ये 30,000 की एक सेना इन्होंने ली और कासिम बाजार, एक जगह है, वहां पर ये गए, और यहां पर थी ब्रिटिश फैक्ट्री। क्या थी, ये है ब्रिटिश फैक्ट्री। तो ये वहां पहुंचे 30,000 अपने सोल्जर्स के साथ, और इस कासिम बाजार का जो फैक्ट्री थी इस पे गए। यहां के जो ऑफिशियल थे इनको इन्होंने पकड़ लिया। पहली चीज, इनका जो वेयर हाउस था, यानी कि जो भंडार था, उस पे लगा दिए ताले जड़ दिए, लॉक कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो इंग्लिशमैन थे यहां पर, जो उनकी सब चीजें छीन ली, यानी कि उनको डिसआर्म कर दिया। उनके पास जो भी असलाह थे, बारूद था, जो भी बंदूक वगैरह रही होगी, वो इन्होंने छीन लिया। इसके अलावा जो यहां से शिप्स आ रहे थे, जा रहे थे, इसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद यहां तक नहीं रुके यही लोग आगे बढ़े। ये कहां बढ़े, ये बढ़े कलकत्ता की तरफ, यानी कैलकाटा की तरफ। ठीक, और ये जा रहे थे कि भाई जो कंपनी का फोर्ट बना हुआ है कलकत्ता में, यहां जो फोर्ट बना है, अब इस पे भी कब्जा किया जाए या इसको भी धराशायी किया जाए, ये इनका प्लान था। लेकिन जब ये सब चीजें सुनी, किन्होंने, जो अंग्रेज अधिकारी इनसे ऊपर वाले थे, मतलब बेसिकली जो सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होते थे, तो इन सब लोगों ने जब सुने, तो ये मद्रास की बात मैं बता रहा हूं, मद्रास में एक साहब हुए, या फिर कहें कि जो मद्रास के कंट्रोलर थे, ऑफिसर थे,
उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अब इनको ध्यान से देख लीजिए आप। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये तो निकले अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ, और साथ में इन्होंने अपना शिप जो जहाजी बेड़ा है वो भी ले लिया, बैग्ड बाय जहाजी बेड़ा, क्योंकि अब इनको काउंटर करना था ना। अब तो ये कलकत्ता जा रहे थे, तो यहां से ये लोग निकले। कौन? रॉबर्ट क्लाइव और साथ में उनके लोग। साथ में इनमें इसमें कहा गया है रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, यानी जो जहाजी बेड़ा है वो भी बैग्ड बाय, मतलब वो पीछे जा रहा था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच में काफी बात हुई, नवाब के बीच में। फिर सीधी सी बात हुई कि जब बात नहीं बनी तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के पीछे आमने सामने की लड़ाई हुई प्लासी में। कहां लड़ाई हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहें रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं कहूंगा, कंपनी कह सकता हूं, और साथ में यहां पर सिराजुद्दौला। ये कौन से? नवाब। तो नवाब और ईआईसी के बीच में, सिराजुद्दौला और इनके बीच में, तो आपको समझ में आ गया प्लासी हुई। कब हुई? 1757 में। किस किस के बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पर आपके दूसरे साहब है सिराजुद्दौला। ठीक। अच्छा, सिराजुद्दौला साहब इसमें बेचारे हार गए। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है इसमें सिराजुद्दौला हार गए। और हम क्यों बात कर रहे हैं प्लासी की? पहली चीज तो ये है कि जो इनका डिफीट का कारण था, सिराजुद्दौला जो डिफीट हुई इनकी, वो हुई इस कारण से कि ये साहब थे, ये इनका नाम है मीर जाफर। कौन हुए ये? मीर जाफर। तो ये जो मीर जाफर साहब हुए, ये क्योंकि सिराजुद्दौला के बहुत सारे सेनापति थे, एक दो ऐसे बहुत सारे सेनापति थे, इनमें से एक सेनापति थे, मतलब जो अलग अलग सेना के बेड़े थे उनके कंट्रोलर एक सेनापति ये थे मीर जाफर। तो मीर जाफर की सेना ने लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया, मीर जाफर पहुंचे ही नहीं लड़ाई में। तो जब ये नहीं पहुंचे या उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए, उसका कारण ये था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बोल रखा था या समझा रखा था या पटा रखा था कि ऐसा है, अगर सिराजुद्दौला को किसी तरीके से हम हरा दें या आप हमारी मदद करो तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और यही तो बात थी, क्योंकि ये तो चाह ही रहे थे कोई पपेट बैठ जाए, कोई पपेट नवाब चाह रहे थे। तो मीर जाफर ने वही काम किया जो एक घर का भेदी करता है। इसीलिए कभी भी किसी को बुरा बोलते हैं कि किसी को जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं मीर जाफर, या आपकी बात इधर उधर कर देता है ना, उसको हम मीर जाफर कहते हैं आज भी, ध्यान रहेगा। अब सवाल ये उठता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, हम प्लासी की बात इतनी क्यों कर रहे हैं? तो प्लासी की बात हम इसलिए करते हैं कि प्लासी पहला ऐसा युद्ध था जो कंपनी ने लड़ा और जीता, बहुत जबरदस्त तरीके से जीता। और यही एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री का पावर के रूप में इसकी एंट्री हो गई। आप समझ में आ गया? इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोग ऐसे थे ना जो कंपनी काम कर रही थी उससे थोड़ा सा, जो इंग्लैंड के लोग थे वो, कई लोग ये भी सोचते थे कि ये ना कंपनी ना ठीक नहीं कर रही है, मतलब बड़े शक की निगाह से देखते थे। तो यहां पर भी एक थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बता दूं कि वहां के लोग भी ऐसा नहीं है कि ये लोग सब सही काम करते हैं, वहां के भी समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब जब प्लासी हो गई, सिराजुद्दौला साहब हार गए, इनको मार दिया गया, सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया गया, बकायदा इनको मार दिया गया। और फिर मीर जाफर, ये जो इनके सेनापति हुआ करते थे, इनको बना दिया गया नवाब। ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया प्लासी हो गई थी, प्लासी के बाद भी ये जो कंपनी है ये अभी भी कोई पॉलिटिकल पावर या कहें एडमिनिस्ट्रेशन या कहें प्रशासन को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। इनका यह मानना था कि जब हमारे पास एक लोकल रूलर इस तरीके के हिंदुस्तान में है तो हमको डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट अपना राजा वाजा बिठाने की क्या जरूरत है, ये तो कर ही रहे हैं हमारा काम, नहीं तो पपेट बैठ ही गए। तो हम अपना काम जो है ट्रेड का काम करते रहेंगे, हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी भी रिलेक्टेंट थी, ठीक है, इसमें क्लियर लिखा है कि अनविलिंग थी अभी भी, ठीक है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ये था, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, मेन सोच थी, मेन जो इनका एक ध्येय था वो था कि हमको ट्रेड बढ़ाना है, अपना जो खरीद फरोख्त है, आयात निर्यात है, वो बढ़ाना है। ओके। लेकिन चक्कर यह है कि इन्होंने बना तो दिया था इनको, पपेट को नवाब तो बना दिया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। चक्कर यह है कि जब आप किसी को एक जगह का नवाब बना देते, तो जिस जगह का नवाब बनाएंगे, मान लीजिए ये नवाब बन गए मीर जाफर, तो जिस जगह के नवाब बने वहां के लोग भी तो होंगे, उनको भी तो सेटिस्फाई करना होगा मीर जाफर को। तो हमेशा ये कंपनी के लिए हेल्पफुल हो
EIC के लिए हेल्पफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो जब मीर जाफर ने कई चीजों के लिए मना किया या प्रोटेस्ट किया, यहां पर लिखा है व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, तो कंपनी ने क्या किया, इनको हटा दिया गद्दी से, ओके, और उनकी जगह बिठा दिया मीर कासिम को। ये जो आप साहब देख रहे हैं, इनका नाम है मीर कासिम। ठीक है, जब मीर जाफर को पसंद नहीं आया, इनको नहीं लगा कि ये पपेट जैसा काम कर रहा है, हमारी कठपुतली जैसा काम कर रहा है, इन्होंने मीर जाफर को हटा के उसकी जगह बिठा दिया मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम भी तो वही है भाई, वो भी तो एक जगह का नवाब आपने बनाया है, तो वो भी कई चीजें थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में तो रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि ये भी तो नवाब बन गया, अब नवाबी आ गई इनमें। तो उसके बाद जब मीर कासिम ने इनको प्रोटेस्ट करना शुरू किया या कंप्लेन शुरू किया, तब हो गई एक दूसरी बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई है बक्सर की लड़ाई। बक्सर जो है गुजरात में एक जगह है, तो बक्सर एक इलाका है जहां पर 1764 में लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर किसको बनाया, मीर कासिम को हटाया, तो उसके बाद फिर से एक देखिए, फिर से मीर जाफर के पास गया और फिर से मीर जाफर को बना दिया। और अब मीर जाफर को जब बनाया, तो मीर जाफर को आप देने पड़ेंगे कितने, 50,000 नहीं 5 लाख, कितने जीरो हैं, 5 जीरो, तो 5 लाख ये देंगे। और दूसरा ये है कि वो ये चाहते थे, अब क्योंकि तो बुरी तरीके से एक बार इनको हटा के फिर इसको हरा के फिर इसको बनाया, तो अब तो मीर जाफर को बात सुननी पड़ेगी। तो इसके बाद एक तो इनको ये 5 लाख देंगे हर महीने, 5 लाख उस जमाने में पता नहीं कितने 500 करोड़ होते होंगे मेरे ख्याल से। और दूसरा ये है कि जो भी वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ेगी उसका ये फाइनेंस करेंगे, मीर जाफर पैसा देंगे इनकी वॉर के लिए, इनकी लड़ाई के लिए। और दूसरा ये है कि जो भी ये ट्रेड के लिए चाहते हैं वो सारी संभावनाएं कौन देंगे, सारी सुख सुविधाएं कौन देंगे, मीर जाफर देंगे। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर तय कर दी गई। ओके, अब ये हुआ कि ठीक है, मीर जाफर ये करते रहे। मीर जाफर की मृत्यु होती है तकरीबन 1765 में। ठीक, अब उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है, हमने मीर कासिम को देख लिया, मीर जाफर को देख लिया, मीर जाफर भी इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको ना खुद नवाब बनना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि वो अभी भी अपने ट्रेड कर रहे थे, हमें व्यापार कर रहे थे, लेकिन इस मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने कहा कि अब हमको खुद नवाब बनना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि 1765 की मैं बात बता रहा हूं, जो उस जमाने में मुगल एम्पायर थे, शाह आलम थे शायद, उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया। कहां का, बंगाल का। समझ रहे हैं आप, दीवान का मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बड़ा सा बंगाल है, जो आज का वेस्ट बंगाल है, इस बड़े से बंगाल का जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी लगान आएगा, जितना भी कर आएगा, मतलब इतने बड़े सूबे का जितना भी रिसोर्सेज है वो किसके पास आएगा, वो अब आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि मुगल एम्परर ने इनको बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है जी, यहां तक समझ गए। अब अर्ली 18th सेंचुरी की बात मैं बता रहा हूं, वही मैं 1700 के आगे की बात करता हूं। ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता रहा, काफी बढ़ता रहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जब भी ट्रेड करते थे, ट्रेड किस तरीके से करते थे, ये यूके से लाते थे गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना और चांदी के बदले में ये चीजें जैसे रेशम हो गया, जैसे सिल्क हो गया, रेशम जिसे मैं कह रहा हूं, और कॉटन हो गया और स्पाइसेस हो गए, ये लिया करते थे ये लोग। लेकिन बात ये हो गई कि जब गोल्ड और सिल्वर आप लेके आ रहे हो, ये कब तक चलेगा। लेकिन जैसे ही इनको बंगाल की दीवानी मिली, अब ये गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया, क्योंकि जो इससे पैसे मिल रहे थे वो ही बहुत काफी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि वो अपना खर्चा चला पाए। यहीं से उनको अच्छे पैसे मिल जा रहे थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये वैसे तो पावरफुल हो गए थे, और दीवानी के बाद तो कमाल ही हो गया। फिर से समझ लीजिए, प्लासी के बाद तो ये लोग समझ में आ गया था कि भाई हम पावरफुल हो गए, अपने पपेट्स बिठा दिए। और उसके बाद जब बक्सर के बाद मीर कासिम को हटाया इन्होंने, और उसके बाद और स्ट्रेंथ बढ़ी, और जब इनको दीवानी मिल गई कहाँ की, बंगाल की, तब तो इनके सारे खर्चे, अब इनको कोई गोल्ड या सिल्वर की आवश्यकता नहीं थी, ये अपने खर्चे खुद ही चला रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये कॉटन सिल्क, जैसे मैंने बताया, कॉटन और सिल्क खरीद रहे थे,
जो भी ये अपनी बिल्डिंगें बना रहे थे, फोर्ट बना रहे थे, जो भी काम कर रहे थे या ऑफिसेस खोल रहे थे, उसके लिए कोई भी पैसा इनको अब अपने यूके से या ब्रिटेन से मंगाना नहीं पड़ रहा था। क्लियर है? अब एक चीज इसमें आती है, ये सिलसिलेवार तरीके से समझ गए ना मैंने आपको क्या क्या बताया। एक इसमें शब्द आया है कि कंपनी के जो लोग हैं या ऑफिसर हैं वो बन गए नवाब। नवाब, ये कहां से आया शब्द? नवाब से ही। जैसे मैंने आपको बताया था जो प्लासी है वो था पलाशी, ठीक है, वो पलाशी था, क्योंकि अंग्रेज है वो जैसे हम कई अंग्रेजी शब्द नहीं बोल पाते हैं ठीक से, इसी तरीके से वो कोई हिंदी शब्द नहीं बोल पाते थे, तो पलाशी को उन्होंने कर दिया प्लासी। प्लासी चलती रही। नवाब बोलते बोलते वो नवाब बोलते थे, वो अपने आप को नवाब बोलते थे। तो ये नवाब कैसे बन गए? नवाब से नवाब कौन कैसे बन गए? और नवाब होता क्या है, कौन कहता था इनको? इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। देखिए ऐसा हुआ कि जब प्लासी हो गई तो जो नवाब थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर से वो लेते थे 5 लाख रुपए पर मंथ और साथ में गिफ्ट वगैरह भी लेते थे। यानी कि प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मिलता था गिफ्ट, उनको मिल रहा है बहुत सारा पैसा, मतलब मनी, तो ये सब मिलता रहा, पर्सनल गिफ्ट भी मिलते रहे यानी उपहार। तो इससे क्या हुआ कि ये काफी इनके पास पैसा आ गया, लेकिन सबके पास नहीं आया। रॉबर्ट क्लाइव की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये जो साहब जब ये पहुंचे कहां, ये पहले मैं बताऊं ये आए कैसे थे। ये आए थे शुरुआत में मद्रास, ठीक है, और ये मद्रास आए थे तब ये बेचारे केवल 18 साल के थे और ये 1743 यानी कि 1743 में यहां पर आए थे, मात्र 18 साल के थे। लेकिन जब ये 1764 में जब ये गए, जब ये वापस गए अपना कार्यकाल पूरा करके या जैसे भी गए, इनके पास जो पैसा था वो था 401,102, 4 लाख, करीबन 4 लाख के ऊपर इनके पास इतने स्टर्लिंग, बहुत बड़ा पैसा है ये, बहुत ज्यादा पैसा है ये, इतना पैसा ये आज साहब जो है लेके गए, ठीक है। क्योंकि जब एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जब ये 2 बार वो बने थे, ये ही वॉज ट्वाइस मेड एज गवर्नर। तो जब इनको गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तो जो आदमी इतना पैसा पीछे से कमा रहा है उसको करप्शन का जिम्मेदार बना दिया गया कि भाई तुम ऐसा है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग अंट संट पैसा कमा रहे हैं, जरा इसकी जरा देखरेख तो करो, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करो। जिस आदमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाया गया उसी के पास इतने सारे पैसे निकले या इतना पैसा वो लेके गया। ओके, तो हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव की इतने सारे पैसे देख के इनको क्रॉस एग्जामिन तो किया ही जाएगा, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने इस रॉबर्ट क्लाइव को क्रॉस एग्जामिन किया या फिर उनसे या कहें महाभियोग डाला या जो भी सवाल उनसे किए। वो अलग बात है कि इनको 1772 में एक्विट कर दिया गया, यानी कि सारे आरोपों से बरी कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन फिर भी 2 साल बाद 1774 में रॉबर्ट क्लाइव कर लेते हैं आत्महत्या। कुछ ना कुछ तो गलत किया हुआ इन्होंने, तभी इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मैं बात कर रहा था नवाब की। नवाब का कौन होते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सब बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, तो यहां पर जो यूके से लोग आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे लोग आ रहे थे, उनका मेन ये था कि भाई यहां पर इंडिया में आए, पैसा कमाए, मतलब मनी कमाए, मनी बना देता हूं, ये मनी कमाए, वापिस जाए यूके और आराम की, मतलब ऐश की जिंदगी जिए। ठीक है जी। सबके सब जो थे रॉबर्ट क्लाइव की तरह वो तो थे नहीं, यानी फॉर्चुनेट तो थे नहीं। कई बेचारे जो हैं वो डिसीज से मर गए, कई जो मर गए वो वॉर से मर गए, तो कई लोग मर गए, और कई जो थे वो, ऐसा सबको नहीं कह सकते कि सभी इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव और की तरह वो करप्ट थे, सभी नहीं थे। बहुत सारे जो ऑफिसर्स आते थे वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड के थे, यानी कि जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ मिडिल क्लास होता है ना, उस तरीके के थे। तो जो मिडिल क्लास के लोग आते थे उनका यही था भाई कि यूके से इंडिया आएंगे, पैसा कमाएंगे, यूके जाएंगे और वापस वहां जाके आराम की जिंदगी बसर करेंगे। तो वो लोग जो इंडिया आते थे कंपनी के नाम पे, और इंडिया से जब वो वापस जाते थे यूके और वो अच्छी जिंदगी जीते थे या पैसा लेके जाते थे, मनी लेके जाते थे, और वहां पर इन लोगों को इंग्लैंड के लोग ही या कहें इंग्लिश लोग ही इन लोगों को नवाब कहते थे। हम लोग नहीं कहते थे, हिंदुस्तान की बात नहीं है। वहां के लोग इन लोगों को, जो कंपनी के थ्रू इंडिया गए,
इंडिया से वापस आए, पैसा कमा के आए, वो लोगों को नवाब कहा गया। ये इंग्लिसाइज्ड या कहते हैं एंग्लिसाइज्ड वर्जन है हमारा जो शब्द है नवाब का। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक चीज और बताता चलूं आपको आज के डिस्कशन में, इसमें एक यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कुछ कहता है। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब प्लासी हुई ना, क्योंकि प्लासी बहुत बड़ा वॉर था और ये इन्होंने पैर जमा दिए हिंदुस्तान में इनके, उन्होंने ये कहा कि जब मैंने प्लासी जीती उसके बाद सारे लोग जितने भी प्रिंस थे वो मेरे आगे नतमस्तक थे। ऑपुलेंट मतलब ये होता है कि समृद्ध पैसे वाला जो सिटी है वो मेरी मर्सी पे था, मेरी दया पे पल रहा था। सारे वॉल्ट्स का मतलब ये होता है खजाने, सारे खजाने मेरे लिए ओपन थे। गोल्ड ज्वेल्स यानी गोल्ड और ज्वेल मतलब पैसा, गोल्ड, सोना और जवाहरात मेरे लिए खुले हुए थे। आप खुद सोचिए, ये बता रहा है पार्लियामेंट वालों को या लोगों को बता रहा है, कमिटी को बता रहा है रॉबर्ट क्लाइव। आप खुद सोचिए कि मेरे सामने इतना सब कुछ था, मैं बचा कैसे रह गया। आई एम एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन, मतलब मैं इतने सारे पैसे, मतलब ये जो इन्होंने 4 लाख से ऊपर जो कमाया है वो ये कह रहे हैं ये तो बहुत कम है, मैं तो इससे करोड़ों ज्यादा कमा सकता था। आप सोचिए मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना समझदार आदमी हूं। ये इनका कहना था। अब अगला जो डिस्कशन है वो है कंपनी रूल एक्सपैंड्स, ये अपनी शासन बढ़ाती है, लेकिन तब हम बात करेंगे जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।